हमने अगले साल 5,500 अरब रुपया इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल में अगर कौम फैसला कर ले, हम हर साल 8,000 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे मसले हल हो जाते हैं। FBR की मालूमात वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अब हमारे पास आ गई हैं। मैं नहीं चाहता आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। 2 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स गैप हमने आइडेंटिफाई किया कि देयर इज़ एटलीस्ट 1.4 मिलियन पीपल एंड वी फाउंड दैट देयर वर 4.3 मिलियन पीपल जिनका 1 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स गैप आ रहा था। सो द पीपल आर लार्जली अंडर डिक्लेयरिंग देयर इनकम। हमने उसको नॉन डेटा के साथ 1.2 मिलियन का नॉन डेटा लेके उसके अगेंस्ट को रिलेट भी किया। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। आज एक दफ़े फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक ख़िताब किया और उसमें उन्होंने फिर लोगों से ये अपील की कि जो टैक्स एमनीस्टी या एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है वो उसके नीचे अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर कर दें 30 जून तक। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद अगर फिर जब एक दफ़े ये स्कीम ख़त्म हो गई तो फिर वो नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ़ हो या परेशानी का सामना हो। और उन्होंने कहा कि अगर कौम और जो लोग हैं पाकिस्तान के वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो उनको यकीन है कि हर साल पाकिस्तानी हुकूमत 8,000 अरब रुपए इकट्ठे कर सकती है। दूसरी तरफ नादरा और FBR ने भी का जो डेटा है उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उसको पब्लिक भी कर दिया है वेबसाइट्स पे। और जो नादरा के चेयरमैन हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि नादरा ने जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है उसको स्टडी किया है, उसको कंप्यूट किया है और उनके मुताबिक 3 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका डेटा तैयार है और उनको ये लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी और ख़र्च जो है उसके अंदर काफ़ी फ़र्क है, यानी कि वो अपने एसेट्स शायद अंडर डिक्लेयर कर रहे हैं और काफ़ी टैक्स नहीं पे कर रहे। मगर ये जो इक़दाम है कि जिसमें उन्होंने नादरा और FBR का ने डेटा पब्लिक कर दिया है टैक्स पेयर्स का और जो पाकिस्तानी शहरी हैं, इस हवाले से एक रिएक्शन भी आया है। बिज़नेस कम्युनिटी हो या आम लोग हों, उनका ये ख़्याल है कि ये जो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसका ब्रीच है, पब्लिक इस तरह इन्फॉर्मेशन को नहीं कर देना चाहिए और इसके साथ मसाइल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ शिकायत ये भी आ रही हैं कि जो FBR का अमला है वो लोगों को तंग कर रहा है, ख़ास तौर पे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को। अब इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलाब जो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और साथ में अशफाक तोला साहब जो टैक्स अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अशफाक तोला साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। आपका क्या ख़्याल है जो ये एमनीस्टी स्कीम की तारीख़ ख़त्म हो रही है और इसी हवाले से जो FBR और नादरा के अनाउंसमेंट्स आए हैं कि डेटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उसको अब पब्लिक भी कर दिया है और वो इसको इस्तेमाल भी करेंगे उन लोगों के पीछे जाने के लिए जो टैक्स काफ़ी नहीं दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आरफा। एक्चुअली ये डेटा जो है मैं अभी देखना चाहूँगा उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी मैं कहीं बैठा हुआ था एक सेमिनार में तो एक साहब बड़े बड़े सीजन पुराने टैक्स पेयर, बड़े अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनके नाम पे 70 गाड़ियां निकल आई हैं और उनके बेटे ने 70 मतलब अपना USA का ट्रैवल किया। तो वो रिलायबिलिटी का इशू आएगा। आई डोंट नो कि क्या होता है। ये आज से 3 महीने पहले एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं खुद भी मौजूद था, वहाँ की बात हुई थी और यही हमने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। हाँ, अगर आप ये करते, मेरा ये सजेशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नादरा को ये इंस्ट्रक्ट करें कि जिसका भी डेटा है आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, अगर वो ईमेल पे लेना चाहे वो ईमेल पे आप दे दें, उसको पूछ लेंगे क्या ये दुरुस्त डेटा है कि नहीं है। आप उसको चांस तो दें कि हाँ ये गलत डेटा मेरा अगर आ गया है या बिल्कुल सही डेटा है, तो वो खुद वेरीफाई करके दे दे कि हाँ जी ये मेरा सही डेटा है। देखिए, पास्ट में ये होता आ रहा था कि जब हम किसी बैंक अकाउंट में कोई पे ऑर्डर या कोई ऑनलाइन ट्रांसफर किसी को करने जाते थे और हमारा CMIC वहाँ पर वो बैंक लेती थी तो वो हमारा बैंक अकाउंट ट्रीट कर लेती थी और बड़ा मुश्किलों से उसको हमने ठीक कराया था। तो अल्लाह करे वो डेटा ठीक हो। दूसरी बात ये है कि देखें, आज कम से कम मुझे बड़ी खुशी कि हमारे PM साहब को रियलाइज हुआ आफ्टर द इलेक्शन
कि उनके कहने पे 8,000 लोगों ने नहीं दिया, उनको आके 4 दफा तकलीफ करनी पड़ी है कि भाई आ जाओ सिस्टम में, भाई आ जाओ सिस्टम में। और ये खौफ का आलम है। अखबारी तराशी ये कहते हैं कि 250 लोगों ने एमनेस्टी को अवेल किया था आज से 3, 4, 5 दिन पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी नवीद होगी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे ये जो टैक्स पेयर्स हैं अगर वो सिस्टम में आना चाहें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मगर मैं आपको एक बात और चीज कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो सिर्फ ये एक चीज समझनी पड़ी है, ये मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि 28 या 30 लाख की उस दिन फिगर आ रही थी हमारे पास 2 महीने पहले भी, और अप्रैल के एंड तक की बात की गई थी कि हम इसको फिनिश कर लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें वो भी एग्रीकल्चरिस्ट आपको मिल जाएंगे, 15 से 20 लाख वो होंगे जो ये अब इस बात का सहारा लेंगे कि नहीं जी एग्रीकल्चर टैक्स है और मुझे तो पे नहीं करना था। और बिल्कुल वाजिब बात है, आज के कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल वो नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि 8,000 नहीं, मैं 10,000 अरब की आपको गारंटी कर सकता हूँ ये टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप सूबों को ये कहें कि जिनकी इनकम, जैसे हमारी इनकम 4 लाख या 6 लाख से ऊपर है, उनको आप कह रहे हैं कि आप टैक्स दें, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पे, मैं छोटे किसान की बात नहीं कर रहा, मैं जमींदार की उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी इनकम आप उनके अगर एसेट्स और मेरे एसेट्स मिलाएंगी तो वो अरबों में होंगे, मैं तो शायद करोड़ों में भी नहीं होगा। और जब मैं उनका आपका टैक्स जब मिलाएंगे तो मुझे लगता होगा कि एसेट्स में मुझे शर्मिंदगी होती है और टैक्स पे करने में शायद वो शर्मिंदा हो जाए। जी अशफाक तौला साहब, यहाँ मुजम्मिल साहब से भी बात कर लें, उनको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल कर लें, प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा। जी मुजम्मिल साहब, अशफाक तौला साहब ने तो एक बहुत जिसको कहते हैं ब्लीक सी पिक्चर पेंट की है। उनके ख्याल में सबसे पहला जो मसला है वो तो डेटा जो है उसकी रिलायबिलिटी का होगा, और उनके ख्याल में एग्रीकल्चरिस्ट के पीछे पहले जाना चाहिए था जो हुकूमत ने नहीं किया। आपका क्या ख्याल है जो ये नए इक़दाम हैं जिनकी अनाउंसमेंट हुई है FPR और नादरा के हवाले से? देखिए अशफाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेटा रिलायबिलिटी जो फाइलर है ना उसकी तो काफ़ी हद तक ठीक होगी। जैसे कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मैंने खुद तो अपना चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ़ ट्रैवल्स हैं 2017 से वो बताए गए, और वो खुद जो उन्होंने इनकम टैक्स में चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज़ें बताई गई हैं। अगर कोई किसी की हिडन है वो अभी तक इनकम टैक्स वाले या FBR वाले वहाँ तक नहीं पहुँच सके। रहा सवाल ये कि जो अनडिक्लेयर्ड और जो टैक्स फाइलर नहीं थे उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि इस मुल्क में लोग कहते थे कि भाई जो दिन गुजर गया तो पीछे वाले दिन का कोई हिसाब किताब किसी के पास निकालना नामुमकिन है। ये बड़ा जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज सा मुल्क है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नादरा जो है इज़ द मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया की है, और जितना उसके पास अपने शहरियों का डाटा है सिर्फ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि ये इंटीग्रेशन करके ये जो है ये तो पहले भी सबको पता है कि किधर किधर पैसा है। डिफेंस में बंगले हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। तो ये डाटा पब्लिश करके सिर्फ गवर्नमेंट देखें एक चीज़ करने की कोशिश कर रही है कि उस आदमी को अब इन्फॉर्म कर रही है कि वी आर एट योर डोर स्टेप, अब तुम आ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें बहुत सारे लोगों की क्लियर इनकम जो है सिस्टम ने कर दी हुई है, सिस्टम की वजह से वो जो है फंसे हुए हैं। यह सिस्टम, उसने पैसा वाइट कमाया था, सही कमाया था, उसको सिस्टम ने जो है ब्लैक की तरफ पुश कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त ब्लाइंड हुई हुई है, जैसे वो कहते हैं ना कानून अंधा हुआ है, तो गवर्नमेंट ब्लाइंड हुई हुई है। और प्राइम मिनिस्टर जो है हर तीसरे चौथे दिन आते हैं, 1 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। देखिए वो वहाँ तक तो ठीक है जब वो असेंबली में कहते हैं कि जी मैं चोरों को, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, और मैं समझता हूँ कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, भाई क्यों छोड़ रहे हैं हम। लेकिन आप ये देखें कि आपके सिस्टम में आपका सिस्टम इतना इनऑर्गेनाइज्ड है कि आपका सिस्टम जो है ये सारे फ्लॉज क्रिएट कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जो जिस तरीके से बात, जिस टोन में बात कर रहे हैं, लोग ऑफेंड हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो हमें खुली खुली धमकी दी जा रही है। आज जिस तरह बोला गया कि 30 तारीख के बाद आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, मतलब क्यों तकलीफ़ में आ जाएंगे भाई? ये ऐसा तो नहीं है, हम शहरी हैं इस मुल्क के, हम बाकायदा तौर पे इस मुल्क में टैक्स पे करते हैं, और इतना मुश्किल आपका टैक्स निज़ाम है, उसके बावजूद जो है लोग कोशिश करते हैं कि वो टैक्स नेट पे आएँ। आप अपने टैक्स निज़ाम को भी ठीक करें, वहाँ के करप्शन को भी ठीक करें। आप मुझे एक बात बता दें कि इस एमनेस्टी के बाद क्या इमरान खान साहब या इस गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम कर लिए हैं कि इस मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगा?
अगर करप्शन नहीं खत्म होगा तो ग्रे इकोनॉमी तो खत्म ही नहीं हो सकती। सही, यू नीड टू हैव अ सिस्टम और फ्रेंडली सिस्टम। अशफाक साहब, यही बात जो मुजम्मिल साहब ने की है, यही आपने रिलायबिलिटी की बात की, मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आपने FBR में रिफॉर्म्स नहीं किए और डेटा उनके हवाले कर दिया और कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, तो उससे लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अब FBR के ऑफिशियल्स उनको और तंग करेंगे, हरास करेंगे। नहीं, देखें, इस फाइनेंस बिल में अरफा हमने एक प्रोविजन डाली हुई है कि अगर जानबूझ के हरास करेगा तो उसको भी जेल में जाना पड़ेगा अफसर को। तो ये आप मत समझे कि अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड हो रही है। सही। मगर एक्चुअली बात ये नहीं है, बात सिर्फ मैं ये कहता हूँ ने जो बात की है ना आप, कि यार आपकी पैरेलल इकोनॉमी आज 40,000 अरब के करीब पहुंच गई है और उसको आप क्लिप नहीं कर रहे हो। आप पहले तो एग्रीकल्चरल इनकम मैं आपको कहता हूँ 400 से 500 अरब आराम से ले जाएगी। ट्रेडर जो 19% ऑफ योर GDP है, 500 बिलियन वो दे सकते हैं। तो 1000 बिलियन का पॉकेट पड़ा हुआ है। जो स्मगलिंग हो रही है आपकी 500 बिलियन की, 1500 बिलियन मैं यहाँ से निकाल के आपको दे रहा हूँ। तो ये 1500 बिलियन तो आपके पॉकेट में पड़े। आप इकदाम क्यों नहीं करते? अफसोस की बात है 11 अरब रुपए सिर्फ पंजाब के बजट में सिर्फ एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर रखा गया। शर्म आती है हमें। 62% पॉपुलेशन वाला एक सूबा जिसकी इतनी बड़ी धाक बैठी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, वो सिर्फ 11 अरब रुपए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूलेगा। और हम जैसे शहरी बाबू जिनको तनख्वाहें से कमा कमा के 120 या 130 बिलियन देंगे टैक्स, तो आप मुझे बताएं शर्म आने वाली कोई बात है कि नहीं? दूसरी बात यह है कि जो डेटा मुजम्मिल ने कहा कि जी 17 ट्रिपें अगर किसी ने मारी हैं उसके आगे डेटा, तो भाई मेरी बिजनेस इनकम है, मैं बिजनेस कमाने के लिए जा रहा हूँ और बाहर वहां जाके मैं ये खर्चा करता हूँ तो मुझ पर जायज है ये तो नहीं है ना कि मैं कोई अयाशी करने जा रहा हूँ। मैं कमा रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ और उसी के अंदर से मिला होगा ना, खर्चे तो मेरे होंगे ना कमाने के, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और नादरा में अगर कोई टैक्स एक्सपर्ट बैठा होता तो मेरा ख्याल आज ये बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बना था, उसकी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह असद उमर साहब ने भी इसको अडॉप्ट किया, आज हफीज शेख भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन इम्प्लीमेंटेशन कमीशन है, हम्माद अजहर उसको चेयर कर रहे हैं, पहले हारून अख्तर चेयर करते थे। आज भी वही एजेंडा हमारे पास है और बस फर्क किया है हमारे पास एक प्रोफेशनल FBR चेयरमैन शब्बत जैदी साहब की शक्ल में आया है। वी हैव पिन्ड हाई होप्स इन हिम और इंशाल्लाह इनके साथ हम कर रहे हैं काम, नॉमिनीज पे भी काम कर रहे हैं। मगर मेरी आज प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट होगी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी तब्दीली आई है, मगर मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि चारों सूबों को ये एक छोटा सा पैगाम उनकी असेंबलियों में भी भेज दें। खुदा का वास्ता उनको कहें कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स दें, खुदा का वास्ता ट्रेडर से टैक्स, और खुदा का वास्ता गामा स्कैनर जहाँ लगाएं ताकि स्मगलिंग कर वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कम करें। ये 2-3 हजार अरब तो आपके यहाँ ऊपर तैर रहे हैं, ये तैर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसको क्यों नहीं ग्रैब कर रहे? मुझे ये समझनी पड़ी कि इन चीजों को जिनका हुसूल आसान है उसको हम मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं और जो चीजें मुश्किल है उसको हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अशफाक साहब, यहाँ हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, वील जस्ट टेक अ ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी इशू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। कर रहे हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम की और साथ में जो हुकूमत इस वक्त इक़दाम ले रही है टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, बार बार वज़ीर आज़म साहब ये जिक्र कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं लोगों से कि आप एमनेस्टी स्कीम जो है उसको अवेल करें, और साथ में इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि अब तक बहुत कम लोगों ने शायद ये चांस जो है अवेल किया है, बहुत कम लोग इस एमनेस्टी स्कीम को सीरियसली ले रहे हैं। इसका ताल्लुक क्या इस बात से है कि पिछले दिनों में ही बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं गुजरा, PMLN ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी और इत्तलात कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि जिन लोगों ने उस स्कीम को अवेल किया था उनको FBR जो है या FBR के ऑफिशियल जो हैं अभी भी तंग कर रहे हैं। देखें हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ये पहले तो एमनेस्टी ने ये जो है आपको प्रोटेक्शन दी है, इम्यूनिटी दी है कि ओवर एंड अबव सारी चीज़ें, अगर आपका कोई पास्ट में कोई FBR इंक्वायरी कर रहा था या चीज़ें कर रहा था वो सब ओवरराइड हो जाएंगी।
ठीक है ना। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बाकायदा FBI को एक लेटर लिखा कि जिन जिन ने एमनेस्टी ली है आप उनको हरास ना करें, कुछ ना करें, चलें। उसके बाद उन लोगों को हरास नहीं किया गया जिन्होंने एमनेस्टी ली, लेकिन उन्हीं लोगों के सैंपल्स में उनके जो पास के जो है कोई किसी ईयर का इनकम टैक्स का कमिश्नर साहब ने खोल दिया और कमिश्नर साहब इंफॉर्मेशन मांगना शुरू हो गई। आपने उस साल एक घर लिया था, एक गाड़ी ली थी, आपने जो है इतने पैसे खर्च किए थे, आप ज़रा इसकी रसीदें ला दें। अच्छा, अब वो जो है वो भी टैक्स पेयर कंप्लाई करते हैं। अब उसके बाद उनको यही नहीं पता कि जिससे ये चीज़ें मांग रहे हैं उसने ऑलरेडी एमनेस्टी अवेल की हुई है। अब वो शख्स जब बताता है आखिर में कि भाई आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं इतना मजीद टैक्स भरूँ, मैंने इस पे एमनेस्टी ले ली है, तो ऑल एफर्ट्स आर वेस्टेड। तो जब FBI के पास इतना डाटा है, जो हमारी सब कुछ, हमारा सोना उठना जागना, वो कहते हैं जो सो फॉर क्लेम करते हैं, तो उनके पास ये डाटा नहीं है कि जिससे मैं चीज़ें मांग रहा हूँ वो ऑलरेडी कंप्लाइड हो चुका है तो मैं इसमें मेहनत ना करूँ। बेसिकली इस मुल्क में जो है ना हरासमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी, इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा। अब जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ वो अपने पार्लियामेंटेरियंस और ये जो FBI जो हमें लेटर लिखते हैं इनकी ही एसेट्स को चेक करा लेंगे ना तो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। ये जो लोग हमें तंग करने की जरूरत नहीं है उनको। हाँ, उनकी अपनी पोजीशन क्या है। और आप यकीन जाने कि अभी तक कंट्री में रिश्वत लेने का माहौल ख़त्म नहीं हुआ, हर जगह उसी तरीके से रिश्वत है। मैं पॉलिटिशियंस भी बात नहीं कर रहा, जो महकमे में जहाँ पे जो काम जिसको कराना होता है उसी तरीके से रिश्वत है। तो इस तरीके से ये एमनेस्टी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, जिसे कहते हैं ना, इसका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मुझे अब एक चीज़ नज़र आ रही है, गवर्नमेंट जो है पैसों में टाइट है। आज खान साहब ने बोल भी दिया कि मुझे टैक्स चाहिए, मुझे टैक्स चाहिए, यानी कि उनको जो है टैक्स चाहिए, वो सिर्फ पैसा चाहिए, उनका एंड मकसद यही है, बस टारगेट मीट करना है। तो अब सॉरी मुज़म्मिल साहब आपकी बात काट रही हूँ, बट यहाँ जो इशू जो शब्बर जैदी साहब भी बार बार जब वो आते हैं मीडिया के सामने वो कहते हैं कि हम वो पर्सनल कांटेक्ट FBI में ख़त्म कर देंगे, हम उसको ऑटोमेट कर देंगे, पर इसकी कोई अभी तक हमें वाज़ेह सबूत नज़र नहीं आ रहा कि क्या वो सचमुच FBI इसके ऊपर कोई इक़दाम ले रही है, या जैसे आपने कहा कि इस वक्त सिर्फ एक ही सामने इशू है, वो ये है कि टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है क्योंकि एक रेवेन्यू टारगेट मीट करना है। देखिए, वो जो ये जो है ना सिर्फ अल्फाजों तक महदूद है ये चीज़। कैसे पर्सनल कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, क्या मैकेनिज़्म है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या ऑटोमेशन की है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, ये सिर्फ बातों की हद तक है। आप खुद कह रहे हैं, उस दिन मैंने वज़ीर ख़जाना को तकरीर करते सुना है कि अब कोई नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अगर कोई आदमी टैक्स नहीं देता, अगर वो गाड़ी खरीदेगा, 45 डेज़ में हम उसको नोटिस भेज देंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर, कि आपने गाड़ी खरीदी और आप टैक्स नहीं देते। जब उसको नोटिस भेजेंगे तो वो क्या दीवार से मिलेगा आके? वो किसी ना किसी को तो जवाब देगा, किसी ना किसी के आगे तो क्लैरिफिकेशन देगा। आई डोंट थिंक सो कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और हमारे मुल्क का, मैं बड़ी अफसुर्दगी से बोल रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो इस वक्त पीछे जा रहा है, टैक्स अदा करना तो एक उसकी वजह से अदा करना चाहिए, उसकी वजह से तो जा रहा है, जो लोग अदा नहीं कर उसकी वजह से जा रहा है, लेकिन जो हमारे टैक्स ऑफिशियल्स का और टैक्स पॉलिसी का जो रवैया है ना, वो उससे बड़ा रीज़न है। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यही चीज़ें चलती रहीं तो मुल्क में कोई कारोबार नहीं होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाएगी। अब आप देख लें कि रियल स्टेट पे जो इन्होंने एकदम पता नहीं क्या कह दिया कि इतना प्रॉफिट पे इतना ये लगेगा, फुल वैल्यू पे आपका जो है वो होगा, असेसमेंट होगा। लोगों की ऑफिशियल वैल्यू में ऑफिशियल इनकम है ही नहीं, एसेट्स है ही नहीं इतने जितने FBI हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए कि अगर एक शख्स के पास जिस घर में रह रहा है उसको जो है उसने टैक्स में जो है 50 लाख दिखाए हुए, उसकी कीमत अगर 2.5 करोड़ है, FBI कह रहा है कि 1 जुलाई से अब उसकी कीमत मैं 2.5 करोड़ मानूंगा। जो आपसे खरीदेगा उसके पास ऑफिशियल 2.5 करोड़ होंगे तो वो खरीद सकेगा। तो ये एक निज़ाम को जिसे कहते हैं चोक करने की तरफ हम जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें जो है इस अभी भी बजट पास नहीं हुआ, ये इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। और एमनेस्टी में भी देखें, रमज़ान ख़त्म हुआ है, 10 दिन हुए हैं अभी रमज़ान ख़त्म हुए हुए, तकरीबन ईद की छुट्टियाँ 9 जून को ख़त्म हुई, आज 21 जून है।
आपने 30 जून तक का टाइम दिया है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही, अभी तक सवालात हैं उनके, और आप कह रहे हैं बस 30 जून तक भर दो। वो तो सर IMF की वजह से है ना, बिकॉज IMF की बोर्ड मीट से पहले करना है आप शायद। लाते ही नहीं फिर। हाँ। IMF देखें, लोगों को एक चीज समझ आएगी तो वो लेंगे ना, तो वो या उनके पास वसाइल होंगे या वो किसी से कंसल्ट करेंगे। इस मुल्क में प्रॉपर वकील सिस्टम नहीं है। FBR जो है रोज एक धमकी लगा रहा है, ना प्रोसेस समझा रहा है लोगों को कि आप ये करें, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। अभी तक शब्बर साहब अलग अलग टीवी प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कर करके जिनके सवालात आ रहे हैं, फिर कहते हैं अच्छा मैं कल आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो बहुत सारी ग्रे एरियाज है। अब मैं नहीं समझता कि IMF को 30 जून तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 जुलाई को क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मुल्क कि ये इस मुल्क का नाम चेंज हो रहा है, ये इस मुल्क को हमने बेच दिया किसी एक, या तो मैंने किसी से घर खरीद लेता हूँ तो जिस पुराना मालिक है उसकी नहीं चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए कि इस घर का पेंट चेंज करा दो, ये करा दो। हमने मुल्क तो नहीं बेचा, हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर ये नहीं करेंगे तो ये 5,500 अरब से तो मतलब ये एक ख्वाबों का ही नंबर होगा और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने बहुत तब से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, जिसने एक दफ़े फिर पाकिस्तान को एक फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस का। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये अनाउंसमेंट किया है कि उनके जो गैर मुल्की अहलकार हैं या ऑफिशल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करें, उनके लिए पाकिस्तान अब एक फ़ैमिली स्टेशन है। यानी कि वो अपने घर वालों को, अगर वो पाकिस्तान में पोस्टेड हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो अपने घर वालों को अपने साथ ला सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन ने एक ख़त के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की है कि 14 जून से ये अब एक फैमिली स्टेशन होगा। 2008 में जब इस्लामाबाद में मैरियट होटल के ऊपर एक हमला हुआ था और धमाका हुआ था, तो उसके बाद से अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान एक नॉन फैमिली स्टेशन होगा। तकरीबन 11 साल के बाद उन्होंने अब अपने इस फ़ैसले को तब्दील किया है, जिससे एट बेस्ट ये तो ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो रही है, तो उसकी ये एक इलामत है। जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी जो फ़्लाइट्स रिज्यूम की हैं, उससे भी यही पैगाम आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो रही है, दुनिया उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी इस फ़ैसले का ज़िक्र किया और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान को सफारती और कारोबारी लिहाज से काफ़ी सहूलत होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली सरवर नकवी साहब जो एक साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सरवर साहब, तो ये जो अनाउंसमेंट है ऑब्वियसली सिंबॉलिकली तो ये बहुत अहम है, बिकॉज़ इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया भी एक्नॉलेज कर रही है और उसको एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर हो रही है। मगर इसके अलावा भी क्या इस फैसले की कोई अहमियत है? जी हाँ, बहुत इसकी अहमियत है, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि पाकिस्तान में अब अमन व इस्तेहकाम काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो सिक्योरिटी जो होती है, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ अब गैर मुल्की शहरियों के और बाकी फ़ॉरेन नेशनल्स के अब उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो रही है। मतलब ये है कि अब कोई ये अटैक्स नहीं हो रहे, कोई टारगेटिंग नहीं हो रही किसी की, और नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही है। कभी कभी कोई वाक़यात हो जाते हैं, जराइम भी होते हैं, लेकिन ये तो दुनिया में हर शहर में होता है। तो इस्लामाबाद की अब स्टैंडिंग अच्छी है, और इससे फ़ायदा ये है कि अगर यूनाइटेड नेशंस, जैसा आपने बताया, अक़वाम मुत्तहिदा
अपने पर्सनल के लिए ये फ़ैसला करती है कि ये फैमिली स्टेशन होगा, तो बाकी जो सुफरा हैं और जो बाकी सफारत खाने हैं दूसरे ममालिक के, वो भी फिर इसी लीड पे अपना फ़ैसला भी करेंगे कि यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के साथ अपने डिप्लोमेट्स को भेजें। तो ये काफ़ी तब्दीली आएगी। तो क्या अब हम ये समझें कि इसके बाद हो सकता है कि जो और डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, वो भी पाकिस्तान के स्टेटस को रिकंसिडर करने को तैयार होंगे, या वो ऑटोमेटिकली ही यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? नहीं, वो अब फिर खुद भी रिव्यू करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे इल्म है, जो नॉन फैमिली स्टेशंस होते हैं, जैसे दुनिया में ऐसे स्टेशंस हैं जैसे प्योंगयांग है, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल, जैसे म्यांमार, एक ज़माने में रंगून में नॉन फैमिली स्टेशन हुआ करता था, अब वो भी रिस्टोर हो गया है। इसी तरह अफ्रीका के बहुत से कैपिटल्स में नॉन फैमिली स्टेशन की कैटेगरी कायम है। तो ये जो चेंज आता है, ये हर मुल्क अपने हिसाब से सारे रिपोर्ट्स को असेस करके और सारी जो उनकी ऑन द ग्राउंड उनकी स्टडी है उसके बिना पे ये फ़ैसला करते हैं। मगर ये एक बहुत अहम वजह ये होगी कि यूएन ने इसको फैमिली स्टेशन करार दिया है। तो फिर आपने ब्रिटिश एयरवेज का जिक्र किया कि ब्रिटिश एयरवेज यहाँ पे अब फ्लाइट कर रही है। नकवी साहब, तो इसी हवाले से जैसे आपने कहा कि फिर क्या हम ये समझ सकते हैं कि शायद जो बिजनेसमैन इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं या वो देख रहे होते हैं कोई ममालिक जहां वो जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए, क्या उस तरह की भी चीज़ को कोई इनकरेजमेंट मिलेगी? क्योंकि नॉन फैमिली स्टेशन अब ये नहीं है, तो वो भी शायद इनकरेज हों, वो सोचें कि शायद पाकिस्तान सफ़र करना अब इतना ख़तरनाक नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट वे। जी बिल्कुल, बिजनेसमैन के लिए भी यही गाइडलाइंस होती हैं। वो अपने वज़ारत ख़ारजा के एडवाइज़री पे जाते हैं और वो एडवाइज़री जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक बनाते हैं यूएन के एडवाइज़री के बेसिस पे। तो ये सब इंटरलिंक्ड एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के तहत अगर बिजनेसमैन भी ये महसूस करें कि यहाँ पे अब वो आ सकते हैं और फिर यहाँ रह सकते हैं, यानी एक तो होता है कि 2-4 दिन को आए और फिर देख दाख के चले गए, उस वक्त बिज़नेस वो कोई ख़ास नहीं करते हैं, वो सिर्फ जायज़ा लेने आते हैं। लेकिन जब नॉन फैमिली स्टेशन न रहा, जब फैमिली स्टेशन बन जाता है, तो फिर वो यहाँ रहने का भी इरादा करते हैं और उससे बिज़नेस को फ़रोग़ मिलती है। वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफ़ी हमारे इकॉनमी को उसका फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आपने हमसे बात की ना। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, जिनकी बेल की अपील जो थी वो हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और अब उनके सामने और कौन से लीगल ऑप्शंस हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मियां नवाज़ शरीफ साहब की। उन्होंने जो एक पिटिशन की हुई थी कि उनको तिब्बी बुनियादों के ऊपर बेल मिल जाए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। उनके वकील ने आर्ग्यूमेंट किया था कि उनका इलाज जो है वो सिर्फ बैरून मुल्क उनके जो डॉक्टर्स हैं वो कर सकते हैं, मगर कोर्ट को शायद ये कोई बात इतनी वैलिड नहीं लगी और उन्होंने जो उनकी पिटिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब नवाज़ शरीफ साहब के सामने इस वक्त और क्या लीगल ऑप्शन
ऑप्शंस हैं और क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे बेल के लिए? इस इशू पे बात करने हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन अखबार के और हाई कोर्ट को कवर करते हैं। वेलकम टू द शो असद। अब तो असद, ये अब नवाज शरीफ साहब की जो बेल रिजेक्ट हुई है हाई कोर्ट से, तो अब इनके सामने इस वक्त और क्या लीगल ऑप्शंस हैं? क्या वो बेल अब कहीं हायर कोर्ट से मांग सकते हैं, फिर से एक अपील दायर कर सकते हैं? जी, नवाज शरीफ साहब जो है उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि उनकी जो अपील है, जो कि कन्विक्शन के खिलाफ अपील है, एक तो उसको परसू कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और दूसरा ये है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए यहाँ पे 199 के तहत उन्होंने फाइल की थी, 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं इसी के खिलाफ जो अपील, वो तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के जो यहाँ पे उनकी कल डिसमिसल है उसके खिलाफ एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दो उनके पास हैं। अपील की तरफ गालिबन वो शायद अभी नहीं जा रहे कि कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है उस पर वो जो उनके लॉयर्स ने शायद उनको ये मशवरा दिया कि वो अभी अपील की तरफ ना जाएं और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि पहले जो था ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो ज़रा आसान तरीक़ाकार था उसका, लेकिन हेवनफील्ड का जो केस था जिसमें मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की को बेल मिली थी, सस्पेंड हुई थी इनके जो सेंटेंस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई थी उसमें क्राइटेरिया जो है वो बहुत सख्त हो गया। और उसमें अब सिर्फ ये है कि आप समझें कि अगर नैब के केस में कोई कॉन्विक्ट है या कॉन्विक्ट नहीं भी, कोई एक्यूज भी है जो कि अरेस्ट है, उसकी बेल के लिए एक वो बहुत ही जो कहते हैं कि हार्डशिप, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप, यानी कि अगर कोई प्रूव करनी डेथ बेड पे है उसको ही। तो असद, एक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब की एक एप्लीकेशन बेल की तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिस पे उनको 6 हफ्ते की बेल मिली भी थी, और उसके बाद जब दूसरी दफ़े उन्होंने मांगी वो रिजेक्ट हुई, तो ये दोबारा हाई कोर्ट में आए। ये क्या मामला है? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले तो ये चाह रहे थे कि अनलिमिटेड जो है वो उनको बेल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिर्फ 6 हफ्ते के लिए इनको रिलीज किया था और ये कहा था कि आप अपना मेडिकल जो है वो चेकअप और ट्रीटमेंट क्योंकि वो उसकी भी ओरिजिनल जो बेल की अपील थी वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे जब इनको 6 हफ्ते मिले थे। सुप्रीम कोर्ट में जो दोबारा थी वो रिव्यू पिटीशन थी, वो उनके पहले आर्डर, क्योंकि जो रिटन आर्डर आया था पहले जो कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि अगर जब ये आपकी ये 6 हफ्ते खत्म हो तो आप हाई कोर्ट में या कहीं इस पे आप जो है आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जो रिटन आर्डर था उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो जब ये हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था, जो इसको चीफ जस्टिस जो जिसकी सरबराही कर रहे थे, तो ख्वाजा हारिस ने जब ये बात की कि रिटन आर्डर में ये चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने अदालत ने जवाब दिया कि ये हमने पहले बात की थी, लेकिन जब हमने आर्डर लिखने लगे उस वक्त हमने ये सोचा कि ये लॉयर हैं, उनकी डिस्क्रिशन होनी चाहिए कि वो खुद या जो क्लाइंट है वो खुद आपको बताए, लॉयर जो है वो सजेस्ट करें कि कौन से फोरम पे जाना, इस वजह से हमने नहीं सही रखा। तो अब अंदाजन ये, अगर आपने जैसे कहा कि लग ये रहा है कि उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले वो बेल के लिए करेंगे और वो अपनी अपील्स जो हैं कन्विक्शन के खिलाफ उनको पसू नहीं करेंगे, तो अंदाजन कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील आ जाएगी? जी देखिए, जो कल की जो डिसमिसल भी है वो भी ज़्यादा टेक्निकल वो रीज़न थे, क्योंकि जो सीनियर मेंबर थे इस बेंच में उन्होंने ये कहा था कि जब ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये मैंने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी और यही जो रिपोर्ट्स थी, बेसिकली ये डिसमिसल इस वजह से हुआ कि जो नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने ये बताया कि ये जो रिपोर्ट्स आपके सामने ये लेके आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने ये दिखाई थी और उन्होंने इसको एंटरटेन नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि रिव्यू पिटीशन थी तो बेंच ने ये कहा था कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, हमारे पुराने आर्डर में कोई अगर है तो वो आप हमें बताएं, तो वो जो चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर सके थे तो रिव्यू डिसमिस कर दिया गया। तो ये जो एडिशनल रिपोर्ट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे देखी थी, लेकिन उनके ऊपर कोई उन्होंने फाइंडिंग नहीं दी ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आर्डर था उसमें ये चीज़ नहीं थी, तो वो जो सीनियर जज थे कल जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने ख्वाजा हारिस से यही बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में तो ये बात नहीं लिखी। ख्वाजा हारिस ने अगरचे ये कहा कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात वहाँ पे हुई है और मैंने ये दिए, और उन्होंने फिर रिव्यू का जो स्कोप है उसके बारे में भी बताया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं देखे जाते।
तो इस वजह से वो डिसमिस हुई और सुप्रीम कोर्ट में तो अब उनके पास एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक।